बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, हमारा आज का लेक्चर फेरोमैग्नेटिज़्म और जो वेस्ट थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज़्म हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट की थी, उसी का दूसरा हिस्सा है। आज हमने कुछ चीज़ें, कुछ रिजल्ट्स, कुछ इक्वेशंस या ग्राफ जो हमने फाइंड आउट किए थे प्रीवियस लेक्चर में, उनको थोड़ा सा डिस्कस करना है और फर्दर एलेबोरेट करना है कि फेरोमैग्नेटिज़्म के बारे में हम क्या क्या फर्दर जान सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जहाँ से कल हमने जो है वो छोड़ा था। तो कल हम इस ग्राफ को डिस्कस कर रहे थे जिसमें आप सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन के अगेंस्ट जो है वो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन की जो रेशो है सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन के साथ, उसका ग्राफ जो है वो स्क्रीन पर ड्रा करते थे। तो हमने देखा था कि ये जो ग्राफ है, जी हम इस ग्राफ को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने m और ms की रेशो को जो है x के अगेंस्ट जो है वो ड्रा किया था। तो हम डिस्कस कर रहे थे इन दो ग्राफ्स को। ये जो ग्राफ है ये बुनियादी तौर पे ब्रिलियन फंक्शन का ग्राफ है, क्योंकि हमने फाइंड आउट किया था प्रीवियसली कि mt और ms एट 0 केल्विन वो bj ऑफ x के बराबर भी आता है। तो ये bj ऑफ x का बुनियादी तौर पे ग्राफ है जो कि कर्व की फॉर्म में है। जबकि ये रिलेशनशिप जो हमारे पास है ये भी हमने उसके साथ ही फाइंड आउट किया था। इसका ग्राफ जो है वो बुनियादी तौर पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो आप देखेंगे किसी भी पॉइंट पे अगर आप देख लें तो जो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू है वो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन से ज़्यादा है। ये स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन के हवाले से ग्राफ है। तो चूँकि स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन नॉमिनेटर में है और ये उससे छोटी है, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ जो आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसका किरदार जो है वो मौजूद है। इस सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा है, लेकिन एक ख़ास पॉइंट पे आके जिसको हम कहते थे कि इसका एक सोल्यूशन जो है वो रीजन पे एग्जिस्ट करता है, दूसरा पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे जाके ये जो आपकी स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन है इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाती है सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन से। ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे और दूसरा हम डिस्कस कर रहे थे कि जब टेम्परेचर T इज इक्वल टू TC के बराबर हो जाता है तो बहुत थोड़ा रीजन जो है वो ओवरलैप करता है इन दोनों कर्व्स का, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन T इज इक्वल टू TC पे भी बहुत थोड़ी मकदार में मौजूद होती है। लेकिन जब आप टेम्परेचर बहुत बड़ा रखते हैं T ग्रेटर दैन TC, तो हमारा मटेरियल जो है वो फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि दोनों कर्व को अगर आप देखें स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे नज़र नहीं आती, इस कर्व को ओवरलैप नहीं करती जो आपकी सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी अंडर द कर्व या विद इन द कर्व जो है स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन की लाइंस आती हैं, वो सिर्फ कंसिडरेबल होती हैं। इसी तरह का एक और ग्राफ भी हमने जो है वो ड्रा किया है। उसी रेशो को हमने T ओवर TC के अगेंस्ट जो है वो ड्रा किया है। ठीक है। TC तो चूंकि एक मटेरियल के लिए, गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, तो हम टेम्परेचर को वेरी करेंगे। उसके अगेंस्ट हमने वही रेशो जो है वो प्लॉट की है। वाई एक्सिस पे आपके पास MST और MS 0 है बुनियादी तौर पे। सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन एट एनी गिवन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन एट 0 केल्विन, और यहाँ पे आपने टेम्परेचर रखा है। ठीक है। सो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन आपको मैक्सिमम मिलेगी एट 0 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है। और जैसे जैसे आप T की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे T की वैल्यू TC की वैल्यू को अप्रोच करती जाएगी, यहाँ पे जाके दोनों बराबर हो जाएंगी, T और TC बराबर हो जाएगा, तो वैसे वैसे स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू कम होती जाएगी। देखिए स्पॉन्टेनियस जो है वो नॉमिनेटर में है और सैचुरेशन जो है वो डिनोमिनेटर में है। तो जैसे जैसे नॉमिनेटर जो है वो कम होगा तो हमारा ओवरऑल जो रेशो है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है। सो 0 केल्विन पे स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि रेशो की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। और जहाँ वैल्यू 1 है, यानी कि जहाँ टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर के बराबर होगा, वहाँ पे जाके ये रेशो 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन है वो 0 के बराबर हो गई, इसलिए रेशो जो है वो 0 हो गई। ठीक है। डिनोमिनेटर सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन तो इस तरह से 0 नहीं हो सकती। स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जो कि नॉमिनेटर में है, टॉप वाली जो टर्म है, वो 0 हो सकती है, जिसकी वजह से ये रेशो जो है यहाँ पे 0 हो गई। तो इस तरह का कुछ ट्रेंड आपको नज़र आएगा टेम्परेचर के अगेंस्ट
स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन का या ओवरऑल अगर आप इस रेशो की बात कर लें तो इसका आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा। और यहाँ से मेक श्योर होता है कि जब टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर के बराबर होता है तो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जो है वो विनिश कर जाती है। पैरामैग्नेटिक रीजन, तो जब टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन विनिश कर जाती है। लेकिन क्या मैग्नेटिक डोमेन्स एग्जिस्ट नहीं करती, सवाल यहाँ पे आता है। तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से थर्मल एक्साइटेशन की थर्मल एनर्जी की वजह से उनकी रैंडम ओरिएंटेशन जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो जो इंटीरियर में इंटरनल आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो इफ़ेक्टिव नहीं है उनको अलाइन करने, उनको बाउंड करने के लिए। तो ऐसा मटेरियल जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट्स मौजूद हों लेकिन कोई इंटरनल अलाइनमेंट ना हो, वो होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो जब टेम्परेचर को आप क्यूरी टेम्परेचर Tc से ज़्यादा कर दें तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक रीजन में चला जाता है, उस तरह बिहेव करता है जिस तरह के कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो बिहेव करता है। ठीक है, सो कंसीडर द मैग्नेटाइजेशन इन द रीजन अबव क्यूरी टेम्परेचर फॉर विच T इज ग्रेटर देन Tc। तो क्या है, द स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन इज जीरो एंड एन एक्सटर्नल फील्ड विल हैव टू बी अप्लाइड टू प्रोड्यूस सम मैग्नेटाइजेशन। तो चूंकि स्पॉन्टेनियस है ही नहीं, कोई इंटरनल फील्ड है ही नहीं, कोई एक्सचेंज फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि सारे जो थर्मल एनर्जी जो है वो हैवी हो गई है, ज़्यादा हो गई है एज कम्पेयर टू इंटरनल जो एनर्जी थी एक्सचेंज फील्ड की वजह से। तो फिर जब तक कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल कोई मैग्नेटाइजेशन शो नहीं करता जब तक आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करते, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी कोई मैग्नेटाइजेशन शो नहीं करेगा जब तक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं की जाएगी। ठीक है, और ये जो मैग्नेटाइजेशन होगी ये वीक मैग्नेटाइजेशन होगी, क्योंकि जिस तरह पैरामैग्नेटिक मटेरियल में वीक मैग्नेटाइजेशन होती है, बिल्कुल उसी तरह अब ये मटेरियल भी पैरामैग्नेटिक रीजन में चला गया है तो उसी तरह बिहेव करेगा। ठीक है, सो दिस फील्ड शुड हाउएवर बी वीक एनफ टू अवॉइड द सैचुरेशन स्टेट। इन सच अ स्टेट वी फाइंड दैट एक्स की वैल्यू लेट अज्यूम करें, एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो उस केस में जो आपका ब्रिलियन फंक्शन है वो रिड्यूस होकर इस फॉर्म में आ जाता है। अगर एक्स की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी हो, वेरी वेरी लेस देन 1 हो, तो फंक्शन को जो पीछे हमने डिफाइन किया था ब्रिलियन फंक्शन को, उसकी वैल्यू क्या कहते हैं, शॉर्ट होके इस फॉर्म में आ जाती है, bj ऑफ x इज इक्वल टू j प्लस 1/3j इंटू एक्स। ठीक है, और मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू इस सूरत में ये रिलेशनशिप था हमारे पास। तो बी जे ऑफ एक्स की अगर ये वाली वैल्यू पुट करें जो कि पैरामैग्नेटिक रीजन के लिए बनती है, जिसमें टेम्परेचर सफिशेंटली आप हाई रखते हैं, तो एम की वैल्यू आपके पास बन जाएगी एन जी में भी, ये एज इट इज़ है, और ये जे की जो वैल्यू थी ये आपने जो है वो पुट कर दी है यहाँ पे। ठीक है, ये डिनोमिनेटर वाला जे इस जे से कैंसिल हो जाएगा, जे प्लस 1x/3। ठीक है, इस इक्वेशन को आप जो है इसी तरह x की वैल्यू को अगर आप फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू आपके पास ये बनेगी जी जे म्यू बी, ठीक है, b प्लस लैम्डा एम और के टी। ठीक है, ये लैम्डा एम स्टिल आपका जो है वो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन से रिलेट करता है, अगर वो स्टिल एग्जिस्ट करती है तो। ठीक है, जो थोड़ी बहुत उसमें एग्जिस्ट करती है या एक्सटर्नल फील्ड की वजह से मैग्नेटाइजेशन जो इंड्यूस होती है। तो m के लिए आपके पास फाइनली फिर ये रिलेशनशिप बनता है, m इज इक्वल टू दिस एन जी स्केयर म्यू बी स्केयर जे इंटू जे प्लस 1/3 के टी बी प्लस लैम्डा एम। आपने x की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो अगर m वाली टर्म को यहाँ से अलग कर लिया जाए, b से पहले ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, फिर लैम्डा m से ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, फिर m को जो है आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, फिर m को कॉमन ले लें, तो ये रिलेशनशिप आपके पास बन जाएगा। इस साइड पे ये वैल्यू बचेगी और इस साइड पे आपके पास ये वैल्यू बचेगी। अब हमने करना ये है कि 3kT के हिसाब से इसका एलसीएम ले लेंगे। इस साइड का मेरे कर्सर को देखते रहेंगे ताकि कैलकुलेशन के स्टेप्स आपको समझ आ सकें, क्योंकि सारे स्टेप यहाँ पे मैंने नहीं लिखे। इसका एलसीएम ले लेंगे, 3kT एलसीएम आ जाएगा, ये बनेगा 3kT माइनस दिस, राइट। अब m की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करें तो ये वैल्यू इधर जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगी। m की वैल्यू अगर आपके पास हो
तो उससे आप ससेप्टेबिलिटी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन म्यू नॉट m ओवर d। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा करने से जो आपके पास इसको अगर आप मैनुअली सॉल्व करेंगे बड़े सिंपल स्टेप्स हैं, इसलिए ये हिंट के तौर पे मैंने ये रेड कलर में जो इक्वेशन लिखी है ये आपके लिए मेंशन कर दी है। उसमें ये जो कम्बिनेशन होगा इसको आप टी सी के बराबर रखेंगे, तो जहाँ जहाँ ये कम्बिनेशन बनेगा वहाँ वहाँ पे आप टी सी पुट कर देंगे तो कुछ इस तरह का रिलेशनशिप आपके पास बन जाएगा, म्यू नॉट टी सी और लैम्डा डिवाइडेड बाय टी माइनस टी सी। टी सी क्यों दी टेम्परेचर है बुनियादी तौर पे, टी कोई भी गिवन टेम्परेचर है। तो वो कहता है ये जो नॉमिनेटर में सारी टर्म है ये सारी कांस्टेंट हैं, इसको उसने सी के बराबर जो है वो लिख दिया, क्यूरी कांस्टेंट कहते हैं इसको। ठीक है, सो ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू सी डिवाइडेड बाय टी माइनस टी सी के बराबर आ जाती है। तो यहाँ ससेप्टेबिलिटी जो है मैग्नेटिक मटेरियल की पैरामैग्नेटिक रीजन में टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, और वही टेम्परेचर डिपेंडेंस यहाँ पे शो भी हो रही है। यहाँ हमने दो काम किए हैं, एक तो ससेप्टेबिलिटी को टेम्परेचर के साथ रिलेट किया है और इससे जो लॉ हमने डेवलप किया है उस लॉ को क्यूरी वेस्ट लॉ कहते हैं। ये वेस्ट लॉ को आपने क्यूरी लॉ के साथ जो है वो कंबाइन किया है। तो जिस तरह पैरामैग्नेटिक के केस में आप करते थे ससेप्टेबिलिटी सी ओवर टी के बराबर होती थी, तो यहाँ पे ससेप्टेबिलिटी जो है वो सी डिवाइडेड बाय टी माइनस टी सी के बराबर है। दूसरी चीज़ जो हमने की है वो क्यूरी टेम्परेचर को कंट्रोल कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूलिज्म भी डेवलप किया है। हमने इन सारी वैल्यूज़ को उठा के टी सी के बराबर रखा था। तो किसी भी गिवन मटेरियल के लिए अगर ये पैरामीटर्स नॉन हो तो आप टीसी की वैल्यू को थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस रिलेशनशिप को यूज़ करके, इस थ्योरी को यूज़ करके जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के काफ़ी करीब होती है। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती लेकिन उनके बहुत करीब होती है, इसलिए एक्सेप्टेबल होती है। सो हम कहते हैं इट ओनली डिफर बाय अ फ्यू डिग्री विद द एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड पैरामैग्नेटिक रीजन। ठीक है, सो क्यूरी वेस्ट लॉ को यूज़ करके आप ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक रीजन में चला जाता है, जब उसकी फेज ट्रांजिशन हो जाती है फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक रीजन टू पैरामैग्नेटिक रीजन, इसको सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन भी कहते हैं। और दूसरा, हम इसका जो क्यूरी टेम्परेचर है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी तकरीबन एग्रीमेंट होता है विद द एक्सपेरिमेंट विद ओनली डिफरेंस ऑफ फ्यू डिग्रीज। ये तो कुछ टेम्परेचर के हवाले से ट्रांजिशन की हमारी डिस्कशन थी। तो हमने ये सीखा कि जब टेम्परेचर टी लेस देन टी सी होता है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसके अंदर इंटरनल फील्ड मौजूद होती है जिससे हम एक्सटर्नल फील्ड कहते हैं, और वो इंटरनल फील्ड जो है वो डोमेन्स बनाती है, या आप कह सकते हैं कि वो मैग्नेटिक डाइपोल्स को अलाइन करती है, क्योंकि फील्ड जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, एक्सचेंज फील्ड इसीलिए कहा जाता है उसे। तो डाइपोल्स एक दूसरे डाइपोल्स पे, नेबरिंग डाइपोल्स पे फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से वो फोर्सेस उनको अलाइन कर देती हैं सबको, या मखसूस रीजन में थोड़े थोड़े ग्रुप्स की फॉर्म में जो है वो एक दूसरे की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं, जिसकी वजह से मटेरियल में जो है उन ख़ास रीजन्स के अंदर एक मैग्नेटाइजेशन जनरेट हो जाती है। लेकिन वो मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं वो भी रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए आमतौर पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब तक आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करते, जैसे आयरन है एक अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो वो मैग्नेटाइजेशन शो नहीं करता, लेकिन जब एक बार मैग्नेटाइज कर दें तो वो मैग्नेटाइजेशन शो करता भी है। ये उसके लिए ज़रूरी है कि आपने सफिशेंटली लार्ज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है या नहीं की। दूसरा, हमने ये देखा कि जब टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर के बराबर होता है तो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जो है वो खत्म हो जाती है, वो विनिश हो जाती है। तो वहाँ पे फर्दर जो भी इम्पैक्ट होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का होगा, इंटरनल जो इंटरेक्शन एनर्जी थी, जो एक्सचेंज एनर्जी थी, वो मौजूद नहीं रहेगी। और टेम्परेचर को अगर आप क्यूरी टेम्परेचर से ग्रेटर रखते हैं तो फिर फेरोमैग्नेटिज्म बिल्कुल खत्म हो जाती है, हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देता है। उसी के लिए हमने ये अभी डिस्कशन भी की, उसी के लिए हमने क्यूरी वेस्ट लॉ भी डिफाइन किया, और बिल्कुल जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल के केस में हम टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करते थे उसी तरह पैरामैग्नेटिक के केस में भी हम इसकी बात करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पैरामैग्नेटिक के तरह बिहेव करता है मटेरियल हमारा जो फेरोमैग्नेटिज्म है, तो अगर तो टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से लेस हो तो फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती।
ठीक है, हम उसको आमतौर पे कंसीडर नहीं करते, लेकिन अगर टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा हो तो फिर हमें उसको कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि इंटायरली फेज ट्रांजिशन है फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक रीजन टू पैरामैग्नेटिक रीजन। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं पैरामैग्नेटिज्म के बारे में। तो अब हमने देखना कंसेप्ट ऑफ डोमेन्स एंड हिस्टेरिसिस। आपने अपनी छोटी क्लासेस में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में यकीनन पढ़ा होगा। एफएससी सेकेंड ईयर में भी इसकी डिटेल मौजूद है, और इसी तरह बीएससी कोर्सेज में भी मैग्नेटाइजेशन का जो चैप्टर है उसमें इसका कंसेप्ट जो है वो मौजूद है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि मैग्नेटिक डोमेन्स क्या हैं और उनका हिस्टेरिसिस लूप से क्या ताल्लुक है, हिस्टेरिसिस लूप हम किसे कह रहे हैं। तो पहले डोमेन्स का कंसेप्ट जो है वो देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेस्ट थ्योरी, exchange field between the dipoles generate an internal force which align them in a particular direction। अब क्या होता है कि डाइपोल्स के दरमियान जो इंटरनल फील्ड है, जब वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज फील्ड जो है उससे वो इंटरेक्ट करते हैं, तो मखसूस जो नेबरिंग जिनके ऊपर उसकी फोर्स लग सकती है, नेबरिंग जो डाइपोल्स हैं वो एक दूसरे की डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से मखसूस ग्रुप्स बन जाते हैं जिनके मैग्नेटिक डाइपोल्स जो हैं वो एक दूसरे की डायरेक्शन में अलाइन है। तो छोटे छोटे रीजन्स बन जाते हैं जो मैग्नेटाइज होते हैं। ठीक है, उन रीजन्स को बुनियादी तौर पे हम जो है वो डोमेन्स कहते हैं। ठीक है, आमतौर पे जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, जैसे मैंने आयरन की एग्जांपल दी थी, डज नॉट शो मैग्नेटाइजेशन अनलेस प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसी कंसेप्ट को वेस्ट ने बुनियादी तौर पे डोमेन्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवा के एक्सप्लेन किया था। जैसे आयरन की मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि वैसे आयरन पड़ा रहे तो वह मैग्नेटाइज नहीं होता। ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे रीजन्स बनते हैं जो सारे के सारे स्पॉन्टेनियसली मैग्नेटाइज्ड हैं, एक्सचेंज फील्ड की वजह से मैग्नेटाइज्ड हैं। ठीक है, वो सारे डोमेन्स कहलाते हैं। लेकिन उन डोमेन्स की जो मैग्नेटाइजेशन है वो अपनी अपनी डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। किसी में रैंडमली किस डायरेक्शन में रेंज होगी, किस में किस डायरेक्शन में रेंज होगी। तो ये मटेरियल ओवरऑल जब वेक्टर सम होगा मैग्नेटाइजेशन का, तो उसका आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाता है। तो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कॉमनली आइसोलेटेड अगर आप उनको देखें तो उसमें मैग्नेटिक डोमेन्स तो मौजूद होती हैं, लेकिन ओवरऑल मटेरियल की नेट मैग्नेटाइजेशन जो है वो ज़ीरो के बराबर आ जाती है। अब हम क्या करते हैं कि अगर उन मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप प्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो जैसे ही आप उन मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो डिफरेंट तरह की सिचुएशंस जो हैं वो आपके सामने आएंगी। अब कुछ डोमेन्स होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन है, कुछ होंगी जो उससे अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन है, कुछ होगी जो अदर एंगल्स पे अलाइन है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन है या तकरीबन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन है या अलाइन हो सकती हैं इजीली। जनरली तो डोमेन्स अपनी जो इजीएस्ट पोजीशन है उसी पे रहती हैं। तो जब आप एक्सटर्नल फील्ड को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो इनिशियली ये होता है कि जो करीब करीब के डाइपोल्स हैं वो उस डोमेन्स के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं जो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो डोमेन जो है वो ग्रो करना शुरू कर देती है, उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, वो एक्सपेंड करना शुरू कर देती है। ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ दोज डोमेन्स विच पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शन है वो उनका साइज कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनके जो डाइपोल्स हैं वो इसके साथ मिलते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रही है डाइपोल्स को कि वो इस डाइपोल डोमेन, ये जो डोमेन है इसकी डायरेक्शन में जो है वो अलाइन हो, तो ये डोमेन ग्रो करना शुरू कर देगी और जो अपोजिट डायरेक्शन में डोमेन्स हैं उनका साइज जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब चूंकि एक डायरेक्शन में जो डोमेन है उसका साइज बड़ा हो गया और दूसरी डायरेक्शन वाली जो है उनका साइज छोटा है, तो एक नेट मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस हो जाएगी, एक नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस हो जाएगी, तो मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करना शुरू कर देगा। अकॉर्डिंग टू नील, उसने भी डोमेन्स के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस भी करवाया था, एक्सप्लेन भी करवाया किया था डिफरेंट हवाले से।
द ओरिजिन ऑफ डोमेन स्ट्रक्चर ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सॉलिड रेस्ट इन द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल एनर्जी। बेटा डोमेन्स ऐसे बनती हैं कि मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल एनर्जी होती है। अब टोटल एनर्जी से क्या मुराद है? टोटल एनर्जी में कई चीज़ें आती हैं, लाइक एक्सचेंज एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई की है उसकी वजह से एनर्जी है, मटेरियल की डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, एनर्सिट्रोपी एनर्जी है, डोमेन वाल एनर्जी, डोमेन की वाल्स किस तरह की हैं, उन डोमेन को बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। मैग्नेटो स्ट्रिक्टिव एनर्जी जो है, ये स्ट्रिक्टिव है, सॉरी, मैग्नेटो स्ट्रिक्टिव, मैग्नेटिक स्ट्रिक्टिव कहते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल को जब मैग्नेटाइज करते हैं तो अगर उनकी शेप चेंज होती है तो शेप के चेंज होने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, तो उसे मैग्नेटो स्ट्रिक्टिव एनर्जी कहते हैं या मैग्नेटो स्ट्रिक्टिव एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। तो ये सारी एनर्जीज मिलके टोटल एनर्जी बनाती हैं। तो मटेरियल एनर्जेटिकली ये चाहता है कि उसकी सारी डोमेन्स जो हैं वो मिनिमम एनर्जी पोजीशन में हों जब ये सारी एनर्जी उसके अंदर कंबाइन होती हैं, ठीक है। और यही बुनियादी रीज़न बनती है डोमेन्स के बनने की, डोमेन स्ट्रक्चर के पाए जाने की। एक एग्जांपल के तौर पे जो है वो हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ फ्री मैग्नेटिक डाइपोल एट द एंड ऑफ मैग्नेटाइज्ड स्पेसिमेन जनरेट्स एक्सटर्नल फील्ड एच। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रेजेंस ऑफ फ्री मैग्नेटिक डाइपोल्स। कोई भी आपकी डोमेन्स है उसके जो एंड पे फ्री मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे, क्योंकि उसके आगे फर्दर तो उस तरह का जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मौजूद नहीं है, उनकी वजह से एक स्पेसिमन के एंड्स पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच जो है वो जनरेट हो जाती है, ठीक है, विच अराइजेज टू मैग्नेटिक एनर्जी इक्वल टू एच डॉट बी ओवर टू। उनकी वजह से एच डॉट बी ओवर टू एडिशनल एनर्जी जो है वो उसके पास होती है। दिस एनर्जी कैन बी लोअर्ड बाय रिड्यूसिंग वॉल्यूम ऑफ द डोमेन बाय सब डिवाइडिंग इनटू डोमेन, सब डोमेन। अब सरफेस जितनी ज़्यादा होगी, जितनी बड़ी डोमेन्स होगी, उसकी सरफेस उतनी ज़्यादा होगी, उसकी सरफेस पे उतने ज़्यादा फ्री डाइपोल्स पाए जाएंगे, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसकी, ठीक है। तो इस एनर्जी को रिड्यूस करने का एक तरीका ये है कि बड़ी डोमेन्स की बजाय छोटी छोटी डोमेन्स हों, ठीक है। इसकी वजह से एच जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, सरफेस कम हो जाएगी, ठीक है। सरफेस कम हो जाएगी तो एच रिड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन इसमें ये है कि अगर आप एक्सटर्नली ये काम करना चाहते हैं तो नई डोमेन्स को फॉर्म करने के लिए जो वाल एनर्जी है, डोमेन वाल एनर्जी, वो एक्स्ट्रा एनर्जी आपको फॉर्मेशन के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ से श्योर होती है कि छोटी जो डोमेन्स हैं वो एनर्जेटिकली ज़्यादा फेवरेबल हैं एज कम्पेयर टू लार्ज डोमेन्स। तो लार्ज डोमेन्स जो हैं वो एनर्जेटिकली अनफेवरेबल हैं, ठीक है। सो ऑलमोस्ट जितने भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं हमारे, दे पोजेस डोमेन स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल डोमेन्स, और वो डिपेंड करता है स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी पे कि उसकी किस साइज़ की डोमेन्स होंगी, किस ओरिएंटेशन पे होंगी, कि ओवरऑल जो जो उसके अंदर जो हमारे पास एनर्जी बनती हैं, ओवरऑल जो जो हमारे पास जो है वो एनर्जी बनती हैं, उनका कम्बिनेशन जो है उसके हवाले से वो मटेरियल मिनिमम एनर्जी पोजीशन में जो है वो कैसे आ सकता है, उस हिसाब से जो है वो डोमेन्स पाई जाती हैं। तो इसलिए किसी में बड़ी होती हैं और किसी में छोटी होती हैं, लेकिन एनर्जेटिकली फेवरेबल जो है वो स्मॉलर डोमेन्स होती हैं। ये तो कुछ डोमेन्स की डिस्कशन थी हमारी। अब हिस्टेसिस लूप की डिस्कशन पे आते हैं। हिस्टेसिस लूप क्या है? ठीक है, हम कहते हैं हिस्टेसिस लूप वेल नोन है, तमाम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हिस्टेसिस लूप जो है वो शो करते हैं, वो बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये ग्राफ बुनियादी तौर पे शो करता है कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो मल्टीपल सोल्यूशन रखती है, मल्टीपल टाइम जो है डिफरेंट पॉइंट पे एक्स एक्सिस को जो है वो इंटरसेक्ट करती है। तो कोई फंक्शन एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करता है उसके उतने सोल्यूशन होते हैं, अगर आप मैथमेटिकली उसको जो है वो देखें तो। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का जो कंसेप्ट है उसके हवाले से अगर आप इसको देखें तो, ठीक है। अब ये क्यों बनता है?
बुनियादी तौर पे मैग्नेटाइजेशन कैसे इंड्यूस होती है, हिस्टैरिसीस लूप कैसे बनता है, और ये जो लूप हमें नज़र आ रहा है ये बुनियादी तौर पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन है वो दो बुनियादी वजह से हो सकती है। उसकी पहली वजह यह है ग्रोथ ऑफ डोमेन्स विद फेवरेबल ओरिएंटेशन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की, उसकी डायरेक्शन में जो अलाइंड आपके पास क्या कहते हैं उसको डोमेन्स हैं उनका साइज ग्रो करना शुरू कर दे, ठीक है, और जो अपोजिट डायरेक्शन में है उनका साइज रिड्यूस हो जाए, तो एक साइड पे जो आपके पास है उनकी मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो नेट मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस हो जाएगी। और दूसरी जो सिचुएशन है वो ये है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डोमेन्स को बाकायदा रोटेट करवा दें, ठीक है, रोटेट करवा के अलाइन कर दे, तो वो परमानेंट चेंज होगी, ठीक है। आमतौर पे जो साइज़ की वेरिएशन है, अगर थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, थोड़ा सा साइज़ बना, आपने रिमूव कर दिया तो वो वापस चला गया, वो तो रिवर्सिबल हो सकती है, लेकिन जब रोटेशन आती है तो आमतौर पे वो उसकी वजह से जो चेंज आती है वो परमानेंट होती है जब आप एक्सटर्नल फील्ड को जो है अप्लाई करते हैं। तो ये एक सिचुएशन है, ये तीन डायग्राम्स हमने जो है वो देखी हैं। इसमें देखें दो वर्टिकल आपके पास केस हैं डोमेन्स के, और दो जो हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं। लेकिन जो दो हॉरिजॉन्टल हैं वो भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और जो दो वर्टिकल हैं वो भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। इसको देखें या इसको देखें, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये एक अनमैग्नेटाइज्ड स्पेसिमेन है, ठीक है। इसमें डोमेन्स हैं, चार डोमेन्स हमने शो की हैं, चारों इस तरह रैंडमली ओरिएंटेड हैं कि एक दूसरे की मैग्नेटाइजेशन को कैंसिल कर रही हैं, तो ये एक अनमैग्नेटाइज्ड ए जो डायग्राम है अनमैग्नेटाइज्ड स्पेसिमेन है आपका, ठीक है। सेकंड केस में अगर आप देखें तो इसमें ये जो डोमेन थी ना इसका साइज बढ़ गया, ठीक है, इसका साइज जो है वो छोटा हो गया, इनका साइज भी चेंज हो गया। तो इसके साइज के ग्रो करने की वजह से ये डोमेन की ग्रोथ आपको नजर आ रही है। एक के साइज के ग्रो करने की वजह से आपको मैग्नेटाइजेशन मिलेगी, ठीक है। और अगर आप सी डायग्राम को देखें तो इसमें साइज नहीं बदला, इसमें बाकायदा रोटेशन हुई है। रोटेशन की वजह से वो एक दूसरे को जो कैंसिल कर रही थी अब वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगी, ठीक है। अब ये जो दो डोमेन्स हैं ये और ये कोशिश कर रही हैं एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने की, ये और ये कोशिश कर रही हैं एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने की। तो अगर ये डोमेन्स कोशिश कर रही हैं रोटेट करके अलाइन होने की कोशिश कर रही हैं, तो पहले जो कैंसिलेशन हो रही थी वो नहीं होगी, तो अब कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन शो करेगा कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसी कंसेप्ट को आप हिस्टैरिसीस लूप पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से जी, पॉइंट ओ से शुरू करते हैं। पॉइंट ओ से आप पॉइंट ए तक लेके आते हैं, आपने एच की वैल्यू को बढ़ाया, मैग्नेटाइज होना शुरू हो गया जी मटेरियल, यहाँ तक लेके आए, ठीक है। ये वो रीजन है जहाँ वाल एक दूसरे की जो वाल है स्मॉल ग्रोथ हुई है, वाल्स के साथ साथ जो है वो ग्रोथ शुरू हो गई है, स्मॉल वाल डिस्प्लेसमेंट है 0 से ए तक। बहुत थोड़ी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप इसको हटा भी लें, अगर आप एच को हटा लें तो ये वापस जो है वो 0 पे आ जाएगा, ओ टू ए जो आपका पार्ट है हमारे ग्राफ का, ठीक है। इसके बाद अगर आप फर्दर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ए से बी तक का जो रीजन है, इसमें जो बड़ी डोमेन है वो इस हद तक ग्रो कर चुकी होती है कि उसकी इंटरनल एक्सचेंज फील्ड काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। तो डाइपोल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के एक दूसरे को बाउंड रखते हैं, ठीक है। तो अब आप फील्ड को हटाते हैं तो इरिवर्सिबल मैग्नेटाइजेशन अचीव कर चुका है हमारा मटेरियल। अब वो डोमेन्स खुद एक दूसरे को बाउंड रखेगी, जो ग्रो हो गई है डोमेन उसके डाइपोल्स खुद एक दूसरे को बाउंड रखेंगे, ठीक है। तो अब जो चेंज आई है ना ए से बी तक, ये परमानेंट चेंज है, ये इरिवर्सिबल चेंज है। अब आप फील्ड को हटा लेंगे तो बिल्कुल पॉइंट ए पे एज इट इज वापसी नहीं होगी, किसी नए पॉइंट पे वापसी होगी, ठीक है। यहाँ तक ग्रोथ जितनी होनी थी हो गई है। अब फर्दर आपने मैग्नेटिक फील्ड को अगर इंक्रीज किया तो अब फील्ड सफिशेंटली स्ट्रांग है कि जो
ग्रोइंग आपकी डोमेन थी वो अब रोटेट कर सकती है। ठीक है, तो इतनी स्ट्रांग एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की है कि जिसकी वजह से डोमेन जो है वो रोटेट करती है। और यहाँ जाके आप देखें ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गई है लाइन सी आई, इसे ये सैचुरेशन रीजन है। मतलब इससे ज़्यादा फर्दर आप मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, सारी डोमेन्स जो हैं वो अपने आप को एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर चुकी हैं। सो ओ से ए तक रिवर्सिबल रीजन है, फील्ड को हटा देंगे तो ये वापस चला जाएगा क्योंकि बहुत माइनर चेंज आती है। ए से बी तक अगर आप आते हैं, इतनी फील्ड को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो इरिवर्सिबल चेंज आएगी। वाल्स जो उनके अंदर तब्दीली आएगी डोमेन्स के, वो इरिवर्सिबल होगी, वो दोबारा वापस नहीं आएंगे अगर आप फील्ड को हटा लेते हैं तो। ठीक है, बी से ऑनवर्ड सी तक अगर आप जाते हैं तो उसके बाद डोमेन्स की रोटेशन होती है, और जब डोमेन्स परमानेंटली अपने आप को सारी की सारी एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर देती हैं तो सैचुरेशन हो जाती है। सैचुरेशन में आप देखेंगे कि मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज नहीं हो रही बल्कि एच के पैरेलल आ गई है। सी आई जो पोर्शन है वो एच के पैरेलल आ गया, तो ये सैचुरेशन रीजन है। तो आप ओ से ए पे गए, ए से बी पे, बी से सी और सी से आई पे गए, तो ये आपके पास सिर्फ कर्व का ये हिस्सा बना है, ये रीजन बना है। अब आपने क्या किया, आप मैग्नेटाइजेशन को ऐसा ऐसा रिमूव कर रहे हैं। जब आपकी एच जीरो हो गई, मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गई, तो आपने देखा कि मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुई, मटेरियल अभी भी मैग्नेटाइज है। डोमेन्स खुद एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, वो एक दूसरे को डिसोरिएंट नहीं होने दे रही। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड को आप रिटेंटिव मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, रेमिनेंस भी कहते हैं इसे आप। ठीक है, ये रिटेंटिविटी भी कहते हैं कि इसने मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन किया है, मटेरियल ने मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन किया है। ठीक है, अब अगर आप इसको डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं मटेरियल को, तो अब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में आपको मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। तो एच माइनस एच सी पे जाके ये मटेरियल जो है वो फुली डीमैग्नेटाइज हो गया, इस पॉइंट ई पे आ गए आप। ठीक है, आप यहाँ से चले थे, आई पे गए, आई से आपने मैग्नेटाइजेशन को रिमूव किया तो आप इस पॉइंट पे आ गए, पॉइंट डी पे आ गए हैं। पॉइंट डी से आपने अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। ठीक है, माइनस एच सी पे जाके आपका मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो गया। अब आप इसको फर्दर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड को बढ़ाते रहें तो मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में सैचुरेशन तक मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन आपको फुली सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन मिल जाएगी यहाँ पे पॉइंट एफ पे। और जब आप फील्ड को रिमूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में रेमिनिसेंस मौजूद है, रिटेंटिविटी मौजूद है, मटेरियल फुली डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में डोमेन्स स्टिल अलाइंड हैं। अब आप इसको फर्दर अगर दोबारा डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं तो आपको फील्ड की फिर डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, तो पॉइंट के पे आके एच की किसी पॉजिटिव वैल्यू पे आके मटेरियल फुली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अब आप देखें, आप चले यहाँ से थे, अब वापस के पॉइंट के पर पहुंचे हैं। ठीक है, फर्दर अगर आप फील्ड को दोबारा अप्लाई करते हैं तो अब इसका जो ग्राफ होगा उस मटेरियल का वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा एंड सो ऑन सैचुरेशन आपको। तो ये एक लूप बनेगा आपके पास और इस लूप को हम हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। ठीक है, इसमें दो चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमने स्टडी की हैं, एक रेमनेंस और दूसरी कोअर्सिविटी, रिटेंटिविटी और कोअर्सिविटी। तो पहले रिटेंटिविटी के बारे में देखते हैं। ठीक है, रिमनेंस के बारे में देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, और फिर कोअर्सिविटी के बारे में देखेंगे और फाइनल अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे हिस्टैरिसीस लूप के बारे में। तो हमने देखा कि मैग्नेटाइजेशन एग्जिस्ट करती है इवन आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिमनेंट मैग्नेटाइजेशन और रिमनेंस, एम आर से हमने उसको रिप्रेजेंट किया था ग्राफ के अंदर। ठीक है, दिस मैग्नेटाइजेशन कैन बी रिड्यूस बाय अप्लाइंग रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रिमनेंस से जो टर्म रिलेट करती है उसे हम कहते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है, रिमनेंस, रिटेंटिविटी, कितनी मैग्नेटाइजेशन मटेरियल रिटेन करता है जब एक बार मैग्नेटाइज करने के बाद आप एक्सटर्नल फील्ड को हटा लेते हैं तो। ठीक है, अब उसको जीरो करना है तो आपको एक्सटर्नल फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ेगी। सो दिस रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस और टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल इज नोन एज कोअर्सिव फील्ड और कोअर्सिविटी, HC। ठीक है, सो द क्लोज लूप जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे शो किया, CEFKC, सी से शुरू किया दोबारा सी पे आ गए, इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप।
ठीक है। A similar loop can be constructed with the between B and H, ठीक है। B मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, इज कॉल्ड BH कर्व। इसका एक्सपेरिमेंट भी करते हैं लोग BSc में, BH कर्व का, ठीक है। द सेचुरेशन लाइक इन पोर्शन सी आई इन हिस्टेरिसिस लूप, जो जैसे मैग्नेटाइजेशन के लिए सेचुरेशन होती है ऐसी मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए नहीं होती। तो सेचुरेशन आपको मिलेगी लेकिन वो बिल्कुल एच के पैरेलल नहीं होगी जिस तरह के MH कर्व के अंदर है। तो BH कर्व में स्लाइड आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा हिस्टेरिसिस लूप का पैटर्न जो है। हिस्टेरिसिस लूप आपको मैग्नेटिक मटेरियल की क्वालिटी के बारे में बताता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है। जो कोअर्सिविटी है या रिटेंटिविटी है, इसको देख के पता चलता है आपका मटेरियल हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है या सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। डीमैग्नेटाइज करने के लिए अगर ज़्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है, या आप कहें कि हिस्टेरिसिस लूप की ये जो विड्थ है ये अगर ज़्यादा होती है तो इसका मतलब हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है आपका। अगर इसकी विड्थ कम होती है तो इसका मतलब सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी मैग्नेटिक के डोमेन्स को आप आसानी से अलाइन और डी अलाइन कर सकते हो, तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होगा। सो डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द हिस्टेरिसिस लूप आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल किस मैग्नेटिक क्वालिटी का है या किस तरह की मैग्नेटिक मटेरियल की एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। लें जी, ये हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंशन।